ये कपल बीच फॉरेस्ट में कैंपिंग के लिए जाते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि उनका सामना ऐसे खतरनाक चीजों से होने वाला है जो उनकी पूरी लाइफ ही चेंज करके रख देगी। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है जेन नाम की एक लेडी को दिखाते हुए, जो अपने हस्बैंड लुइस के साथ काफी मजे किया करती थी। दोनों का कनेक्शन एक दूसरे से बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ महीनों से बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के कारण वो दोनों एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाते। इससे उनके बीच का जो रिलेशनशिप था वो थोड़ा सा कमजोर होने लगा, और इन्हीं सारी रीजंस की वजह से जब लुइस को छुट्टी मिली तो उसने एक ट्रिप प्लान किया। इस ट्रिप के अंदर वो अपनी वाइफ जेन को लेकर एक ऐसे फॉरेस्ट वाले एरिया में जाएगा जहाँ पर वो दोनों मिलकर बहुत अच्छी कैंपिंग करेंगे और काफी सारा टाइम स्पेंड करेंगे। लुइस को इस तरीके की नेचुरल जगह बहुत पसंद थी, उसे तो वहाँ पर बहुत ज्यादा सुकून मिलता था। पर जेन यहाँ पर एकदम अलग होती है। वो मॉडर्न घर की लड़की थी तो उसे ज्यादातर मॉडर्न ही चीजें पसंद आती हैं। लेकिन लुइस के बार बार इंसिस्ट करने पर वो आखिरकार इस ट्रिप के लिए मान ही गई। दोनों तो अपनी सारी पैकिंग कर लेते हैं उस फॉरेस्ट वाले एरिया में जाने के लिए ताकि वो कैंपिंग करे। सबसे पहले लुइस फॉरेस्ट के उस एरिया में आ जाता है जहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड रहता था। लुइस ने उस सिक्योरिटी गार्ड से सारी इंफॉर्मेशन ली कि ये रास्ता बंद क्यों है। तब जाकर वो आदमी सिंपली बताता है कि कुछ पॉलिटिकल रीजन की वजह से इसे बंद किया गया है और इस समय फॉरेस्ट में जाना फिलहाल के लिए मना था। लेकिन लुइस अब इंसिस्ट करने लगा क्योंकि उसे अपने वाइफ को लेकर जाकर वहाँ मजे करने थे। इसीलिए वो उस सिक्योरिटी गार्ड से कोई और रास्ता पूछता है कि आखिर अंदर कैसे घुसा जाए। सिक्योरिटी गार्ड्स कई सारे मैप को देखते हुए एक रास्ते के बारे में बताने लगा, लेकिन वो रास्ता तो डीप फॉरेस्ट से होकर जाता है। सिक्योरिटी गार्ड ने तो लुइस को उस जगह का मैप भी देने की कोशिश की, लेकिन लुइस कहने लगा कि मैं इस जगह पर बहुत साल से रह रहा हूँ, मुझे यहाँ की हर एक चीजों के बारे में अच्छे से पता है। यानी लुइस ने अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए उस मैप को लिया ही नहीं। ये लुइस की सबसे बड़ी गलती थी जो आगे जाकर वो बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाला है। फिलहाल अब उस जगह के बारे में पता चलने के बाद लुइस जेन के पास पहुंचता है, जो उसके साथ एक फोटो क्लिक करती है और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने में बिजी हो गई। लुइस को यही बात सबसे बेकार लगती है क्योंकि यहाँ पर वो दोनों पर्सनल टाइम स्पेंड करने के लिए आए हैं, लेकिन जेन लगातार अपने मोबाइल में बिजी है और उसे बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रही। लुइस के थोड़ा डांटने पर जेन आखिरकार उस मोबाइल को रख देती है और साथ में वो दोनों आगे बढ़ने लगे। बेचारे ये दोनों बिल्कुल जानते ही नहीं थे कि आगे चलकर इनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम ये सारी चीजें सिर्फ देखेंगे नहीं, बल्कि खुद को हम उस पोजीशन पर रखकर ये इमेजिन करेंगे कि हम कैसे बचेंगे। जितने भी एक्सपर्ट्स की सर्वाइवल स्किल्स हैं वो सारी चीजें हम उस पर अप्लाई करेंगे। खैर ये सब तो देखा जाएगा, लेकिन जेन और लुइस जिस रास्ते पर बढ़ रहे थे उसके आगे वाले प्लेस को एक रिवर के माध्यम से कवर करना था। इसीलिए उन दोनों ने एक छोटी सी राफ्ट ले ली और सारे सामान उसके ऊपर रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उन दोनों हस्बैंड वाइफ को फिलहाल के लिए बहुत मजा आ रहा था। दोनों चारों तरफ के माहौल को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस पॉइंट तक तो लुइस को सारी बातें समझ में आ रही थी कि वो किस प्लेस पर जा रहे हैं और उनका डायरेक्शन आखिरकार क्या है। अब कुछ ही मिनटों तक राफ्टिंग करने के बाद वो एक किनारे पर उतर जाते हैं, लेकिन यहाँ सामान उतारने के चक्कर में लुइस के पैर पर भारी चोट लग गई। वो तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसने जेन को ये सारी बातें नहीं बताई। वो नहीं चाहता कि उसके थोड़ी सी चोट के चक्कर में वो भी परेशान हो। उन दोनों को वहाँ पर एक्सप्लोर करना था और अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करना था। हमें तो ये भी दिखाया जाता है कि जेन अपने साथ कई सारी चीजों के साथ साथ ऐसे इमरजेंसी वाले भी ऑब्जेक्ट रख रही थी जिससे जानवरों को दूर भगाया जा सके। उसके पास तो एक फ्लेयर भी होती है जो कि इमरजेंसी में काम आ सकती थी, बट उन्हें क्या पता कि आने वाले खतरों से इतनी भी चीजें काफी नहीं है। उन्होंने अपना बैकपैक पूरी तरीके से भर लिया और फॉरेस्ट वाले रास्ते में आगे बढ़ने लगे। शुरुआत में जेन को काफी डर लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने कुछ और टूरिस्ट को देखा जो कि उसी जगह से गुजर रहे थे, तब जाकर उसकी दिल को शांति मिलती है। अब उन्हें एक ऐसा प्लेस ढूंढना था जहाँ पर वो अपने कैंप बनाएंगे और पूरी रात वहाँ पर गुजारेंगे। लुइस ने तो एक अच्छी जगह ढूंढ ली होती है और उसी जगह पर वो अपना कैंप बिछाने लगे। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर जेन और लुइस को एक छोटी सी झील दिखाई देती है। अब इस तरीके की साफ झील को देखकर किसी का भी मन चाहेगा कि वो उसके अंदर जाकर नहा ले, और वैसा जेन और लुइस के साथ भी होता है। वो दोनों तुरंत ही वहाँ पर चले जाते हैं और बहुत मजे करते हैं नहाकर। लेकिन ये बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि वो पूरा पानी स्टिल है या फिर फ्लो हो रहा है। अगर पानी स्टिल होगा तो उसके अंदर कई सारे सूक्ष्म जीव और एकदम से बैक्टीरियाज मौजूद होंगे जो ऑब्वियसली हमारे बॉडी को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आगे आने वाली खतरनाक बीमारियों से बचना है तो यही ध्यान में रखिए कि अगर वो पानी लगातार बह रहा है तभी जाकर नहाइए। अब यहाँ थोड़ी मौज मस्ती करने के बाद जेन और लुइस वापस आ जाते हैं, बट देखने से पता चल रहा था कि रात होने वाली है, इसीलिए वो वहाँ पर रुकने और खाने पीने की तैयारियां स्टार्ट कर देते हैं। लुइस तो थोड़ा फॉरेस्ट के अंदर चला गया था कुछ लकड़ियां जमा करने के लिए ताकि वो आग जलाएंगे।
बट थोड़ी देर बाद वो जब वापस लौटा तो जेन के पास एक अनजान आदमी खड़ा था। ये कौन है लुइस को नहीं पता। बात करने पर वो अनजान आदमी अपना नाम ब्रैड बताता है, जो खुद भी एक टूरिस्ट था और कई सारे टूरिस्ट का गाइड बनता था। ब्रैड इस तरीके से उन दोनों को अकेला देखकर पूछता है कि सारी चीजें ठीक है ना, लेकिन लुइस को पता नहीं क्यों ब्रैड के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे ये कोई अच्छा आदमी नहीं लगता, इसीलिए उसका मूड ही ऑफ हो जाता है। बट यहाँ हमारी जेन एकदम अलग ही लेवल की होती है। उसे पता था कि ब्रैड एक अनजान आदमी है, फिर भी उसने ब्रैड को यहाँ पर उनके साथ रुकने का आमंत्रण दे दिया था। अब ब्रैड इसे कैसे मना करे, क्योंकि काफी रात हो चुकी है और कैंपिंग के लिए यही सबसे सेफ जगह है। लुइस यहाँ पर ये चीजें बिल्कुल नहीं चाहता था, बट वो डायरेक्टली मना भी तो नहीं कर सकता। लुइस तो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अब सीधा कैंप में चला गया और धीरे धीरे पीछे से जेन भी आ जाती है। जेन उससे पूछने लगी कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुई। लुइस साफ साफ बता देता है कि उसे ये अनजान आदमी पर भरोसा नहीं, वो तो सिर्फ जेन के साथ एक प्राइवेट मोमेंट शेयर करना चाहता था, ना कि किसी अनजान आदमी के साथ। पर अब जेन ने उसे आमंत्रण दे ही दिया है तो लुइस उसमें कुछ नहीं बोलता। उनके पास जो भी खाने के सामान मौजूद थे उसे गर्म करने लगे और रात का समय उसे खाते हुए गुजारते हैं। अब शुरुआत में तो उनकी कन्वर्सेशन एकदम नॉर्मल चल रही थी, बट ब्रैड जो कि लगातार ड्रिंक कर रहा था वो अजीब तरीके की हरकतें करने लगा। वो तो लुइस की भी बेइज्जती करता है कि वो अपनी वाईफाई ठीक से ख्याल नहीं रखता। अब इन्हीं चीजों की वजह से उनके बीच एक हीट अप मोमेंट क्रिएट हो गया था। लुइस तो ब्रैड से डायरेक्टली कह देता है कि हम तुम्हें यहाँ पर नहीं रखना चाहते, तुम यहाँ से चले जाओ और हमें यहाँ टाइम स्पेंड करने दो। ब्रैड भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसीलिए वो थोड़ा बुरा भला कहकर वहां से चला जाता है। खैर अच्छा ही हुआ, क्योंकि अनजान आदमियों पर इस तरीके से फॉरेस्ट में भरोसा नहीं कर सकते। जेन को तो डर लग रहा था कि कहीं वो वापस से रात में ना आ जाए, लेकिन लुइस उसे सांत्वना देता है कि तुम सो जाओ और अगर ऐसा होगा तो उसके पास चाकू मौजूद है, वो उससे अपनी प्रोटेक्शन कर सकता है। उन दोनों ने कैंपिंग साइट पर अपनी रात गुजारी और सुबह होने के बाद एक कॉफी की चुस्की ली। दोनों एकदम खुश थे, क्योंकि ये पूरा टाइम वो अपने साथ गुजार पा रहे होते हैं। अब उन्हें आगे का सफर तय करना था तो सारा सामान लेकर वो चलने लगे। लेकिन लुइस जब नीचे की तरफ देखता है तो वो एकदम चौंक गया, क्योंकि वहाँ पर किसी खतरनाक जानवर के पैरों के निशान थे। ये तो उनके लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि देखने से लग रहा है कि वो निशान ताजा ताजा है, यानी वो जो भी जानवर होगा वो उनके आसपास हो सकता है। अब ये पता चलने के बाद तो डायरेक्टली वहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन लुइस तो अपने बचपन के उस स्पॉट को देखना चाहता था जो फॉरेस्ट के अंदर मौजूद है। फिलहाल लुइस ने ये सारी बातें जेन को नहीं बताई, क्योंकि वो डर जाएगी। बेचारी पहले ही इतना नाजुक दिल की है। अब उसके बाद तो लुइस और ज्यादा फॉरेस्ट के अंदर जाने लगा, जैसे लग रहा था कि उसे सारे रास्ते का पता है। रात होने पर वो फिर से अपना कैंप लगा देते हैं और वहीं पर रात गुजारते हैं। अब यहाँ मिडनाइट के समय में बाहर से कुछ आवाजें आ रही थीं। जेन काफी डरने लगी और लुइस को उठाकर वो पूछती है कि ये क्या बज रहा है, बट लुइस ने कहा कि शायद ये पेड़ों की टहनियां हैं। वो तो उसे शांति से सुला देता है और देखते ही देखते सुबह हो गई थी। लुइस और जेन एक पेड़ के पास जाते हैं जो बुरी तरीके से टूट गया था, लेकिन लुइस का अंदाजा था कि शायद रात के समय बहुत ज्यादा हवाएं चल रही थी और उस वजह से ये सारे पेड़ बुरी तरीके से टूट चुके हैं। अचानक अब जेन को बहुत ही बेकार दुर्गंध आने लगती है। वो उसका पीछा करते हुए जब देखने के लिए गए तो पता चला कि वहाँ पर एक हिरन मौजूद है, जिसकी पूरी बॉडी एकदम से सड़ चुकी थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बुरी तरीके से मारा है और पूरा अंदर का मटेरियल खा लिया है। जेन को तो लिटरली उल्टी आ रही थी, पर लुइस उसे वहां से दूर लेकर जाता है। अब वो अपने टारगेट के बहुत ही ज्यादा क्लोज थे और थोड़ी सी चढ़ाई बस करनी थी। लुइस के हिसाब से अब वो उस पहाड़ी पर पहुंच भी गए थे। बात ये होती है कि लुइस बचपन में इस जगह पर आया था, जहां बहुत ही खूबसूरत झरने और एक बहुत ही अच्छा नजारा था, जो कि उसने बचपन में अपने साथियों के साथ देखा होता है। अब उसी चीज को फॉलो करते हुए जब वो दोनों टारगेटेड लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वो चौंक गए, क्योंकि वहां पर तो बताए गए अनुसार कुछ नहीं होता, सिर्फ चारों तरफ झाड़ियां मौजूद थी और दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लुइस अब बहुत ज्यादा चौंक गया, क्योंकि उसके अनुसार इस जगह पर ही वो पॉइंट होना चाहिए था। जेन तो लुइस की तरफ एकदम से शक की निगाह में देखने लगी कि इसने कहा था कि इसे रास्ता पता है, बट अब ऐसा फील हो रहा है कि वो इतने पूरे फॉरेस्ट के बीच में फंस चुके हैं। लुइस ने कहा कि कई साल पहले जब वो छोटा था तो एक बार वो यहाँ पर आया था और उसी के भरोसे वो एक बार फिर आ चुका है, लेकिन अब बुरी तरीके से वो फंस चुके हैं। उन्हें ना तो बाहर निकलने का रास्ता पता था और ना ही उनके पास मैप होता है। ये सारी चीजें स्मार्टी लुइस की मेहरबानी थी, क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड शुरुआत में उसे मैप दे रहा था, बट लुइस ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि उसे सारी चीजों के बारे में पता है। अब तो उन दोनों को भी रियलाइजेशन हो चुका था कि वो इस पूरे फॉरेस्ट के बीच में फंस चुके हैं, लेकिन असली खतरा तो अभी आना बाकी था। यहाँ लुइस तो अपनी वाइफ से साफ कर देता है कि उसे शायद वापस जाने का रास्ता भी नहीं पता। लुइस एकदम से ब्लैकआउट हो गया था, जिसे कुछ समझता ही नहीं।
तब जाकर जेन पूछती है कि तुम यहाँ पर आखिरकार आना क्यों चाहते थे जब तुम्हें रास्ता ही नहीं पता। लुइस बताने लगा कि वो चाहता था कि वो तुम्हारे साथ इस झरने के पास आए और वहाँ पर तुम्हें एक सरप्राइज दे जो कि एक ब्यूटीफुल ड्रिंक होती है। बट ये पूरा प्लान अब एकदम बेकार हो चुका था। जेन एकदम टेंशन लेकर बैठ गई और उसे कुछ सूझता ही नहीं। इनफैक्ट वो तो अपना फोन भी ढूंढ रही थी, लेकिन पता चला कि यहाँ आने से पहले लुइस ने उसका फोन कार में ही छोड़ दिया था। ये इसलिए ताकि जेन ज्यादा फोन में ध्यान न दे, यानी हर तरफ से अब उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद जेन लुइस से माफी मांगती है और वो डिसाइड करते हैं कि एक रात वो इसी जगह पर कैंपिंग करके गुजारेंगे। रात हो चुकी थी और लग रहा था कि तूफान आने वाला है। दोनों हस्बैंड वाइफ गहरी नींद में सोए हुए थे, बट बाद में पता चला कि उस टेंट के आसपास कोई तो जानवर है जो सूंघते हुए अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वो कौन सा खतरनाक जंगली जानवर है वो तो रिवील नहीं होता, लेकिन ये साफ था कि वो उन सभी पर अटैक करने वाला है। पर लकीली ऐसा नहीं होता और वो दोनों सुबह उठ जाते हैं। पर प्रॉब्लम की बात ये थी कि उनका जितना भी खाने पीने की चीजें होती हैं वो किसी जंगली जानवर ने खा लिया था। लुइस नहीं समझ पाता कि ये किसने किया, बट जेन ज्यादा ना डरे इसलिए कहता है कि ये कोई छोटा मोटा जानवर होगा जो खाकर यहाँ से चला गया होगा। तो इसलिए अब सारा सामान समेटकर वो यहाँ से निकलने का ट्राई करते हैं। अब इतनी ऊंचाई वाली जगह से नीचे आने पर लुइस अभी भी कंफ्यूज था कि कहां पर जाना है। जेन तो बहुत गुस्सा हो रही थी क्योंकि उसे जरा भी नहीं आइडिया है। वो नाराज होकर थोड़ा सा आगे बढ़ती ही है, तभी उसने नीचे एक गड्ढा देखा। वो जगह इस तरीके से बनाई गई थी जैसे कोई जंगली जानवर वहां पर बैठता हो। अब इस तरीके के फॉरेस्ट में इतना बड़ा जंगली जानवर कौन हो सकता है? जेन को तुरंत ही क्लिक हुआ कि शायद वो कोई खतरनाक भालू है, और भालू कितने ज्यादा एग्रेसिव होते हैं ये सभी को पता है। इसीलिए अब जेन तुरंत ही लुइस को कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जितना जल्दी हो इस पॉइंट से दूर जाएंगे। लुइस भी जेन के पीछे पीछे चला जाता है क्योंकि उसकी सारी बातें सही थी। अब देखते ही देखते वहां पर फिर से रात हो जाती है, तो उन्होंने कैंपिंग साइट वहीं पर लगा दी। उन्हें तो फॉरेस्ट में टोटल 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं निकल पाए। खाने पीने की चीजें भी ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुकी थी। जेन और लुइस अब बॉन फायर के सामने बैठकर बातें कर रहे थे और लुइस अपने वाइफ से पूछता है कि तुमने जो वो मुझे बुरे शब्द कहे क्या वो सच थे? पर जेन कहती है कि वो सब गुस्से में निकला, उसे भूल जाओ, और वो दोनों एक प्राइवेट मोमेंट शेयर करते हैं। थोड़ी देर बाद लुइस ने वो अंगूठी बाहर निकाली जिसे वो देना चाहता था जेन को, पर जेन उसे अभी रोक देती है क्योंकि ये सही सिचुएशन नहीं है इस तरीके के अच्छे मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। जब वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाएंगी तो वो अंगूठी बहुत खुशी से लेगी। दोनों एक दूसरे को हक करते ही हैं, लेकिन अचानक फॉरेस्ट के अंदर से कुछ आवाज आने लगी। ये आवाज किसी खतरनाक जंगली जानवर की थी। जेन तो काफी डर रही होती है, इसीलिए लुइस जोर से चिल्लाता है ताकि जो भी जंगली जानवर हो वहाँ से भाग जाए। तुरंत ही दोनों टेंट के अंदर चले जाते हैं और सो जाते हैं। जेन और लुइस तो पूरी रात अपने टेंट में बहुत आराम से सो रहे थे, लेकिन जब सुबह हुई तो लुइस अपनी वाइफ को बहुत ही प्यार से देखता है। उसे लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा खुश नसीब है कि ऐसी वाइफ उसे मिली, यानी जो हर एक मुसीबत में उसका साथ दे। अब लुइस यहाँ जैसे ही बाहर निकलने के लिए टेंट की चेन को ओपन करता है तो सामने की तरफ देखकर वो चौंक गया, क्योंकि उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा भालू मौजूद था जो किसी दूसरे जानवर को मारकर खा रहा होता है। अब ऐसी खतरनाक चीज को देखकर लुइस इतना ज्यादा डर गया कि उसने बिना आवाज किए उस चेन को बंद कर दिया। लुइस तुरंत ही अपनी वाइफ जेन को उठाता है और कहता है कि बाहर की तरफ एक बड़ा भालू मौजूद है और हमें बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी है ताकि वो यहाँ से चला जाए। उसे जरा भी ये अंदाजा नहीं होना चाहिए कि टेंट के अंदर हम मौजूद हैं। जेन ये सुनकर बहुत डरने लगी क्योंकि जिसका एक्सपेक्टेशन था वही हुआ। वो दोनों चाह रहे थे कि भालू से वो ज्यादा दूर चले जाएं, लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है कि वो खतरनाक भालू सामने ही मौजूद है। थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद जब लुइस को बाहर से कुछ आवाजें नहीं आ रही थी तो वो चेन खोलकर वापस देखता है, बट पता चला कि वो बड़ा सा भालू उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। देखते हुए तुरंत ही उसे बंद करते वापस से वो दोनों एकदम पैनिकिंग मोड में आ गए। लुइस तो जेन से कहता है कि वो पेपर स्प्रे और कुल्हाड़ी दे दो जिससे कि हम भालू से फाइट कर सके। पर थोड़ा ढूंढने के बाद जेन बताती है कि वो कुल्हाड़ी उन्होंने लास्ट वाले स्पॉट पर ही छोड़ दी थी, यानी ये बात साफ थी कि वो दोनों बहुत ही मुश्किल में पड़ने वाले हैं। उस भालू को भी अंदाजा हो चुका था क्योंकि टेंट के अंदर से हलचल हो रही थी और भालू इस तरीके की हलचल को सूंघ कर ही भाप लेते हैं। जेन और लुइस एकदम तैयार थे और वो ट्राई करते हैं कि बिल्कुल आवाज ना करे, बट अगले ही मोमेंट में पता चला कि वो भालू उनका टेंट तोड़कर अंदर घुस रहा है। उसके दांत और नाखून इतने ज्यादा नुकीले थे कि उन्होंने टेंट को पूरा फाड़ दिया और अंदर आकर उन्हें काटने की कोशिश करने
लगे। जेन ट्राई कर रही थी कि वो स्प्रे लेकर उस भालू की आंख पर मार दे जिससे वो भाग जाए, बट इस पूरे हड़बड़ी के दौरान वो स्प्रे नीचे गिर जाता है। उसे ढूंढने के चक्कर में लुइस अपना ध्यान ही भटक गई और उसी मोमेंट का फायदा उठाते हुए खतरनाक भालू ने उसके हाथ पर काट लिया था। ये इतना ज्यादा दर्दनाक होता है कि लुइस जोर से चिल्लाती है। उस भालू को तो सिर्फ उन दोनों को खाना था, चाहे कुछ भी हो जाए। काफी तड़पते रहने के बाद लुइस कैसे भी करके अपने वाइफ को बचाना चाहता था, इसीलिए अब वो खुद ध्यान भटकाते हुए उस भालू के खुद सामने आ गया। वो भालू तो अब जेन को छोड़कर डायरेक्टली लुइस पर झपट्टा मारता है। उसने तो अपने बड़े बड़े दांतों की मदद से लुइस का पैर पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। जेन लुइस को पीछे से पकड़कर खींचती है, लेकिन ये पूरा प्रोसेस कितना दर्दनाक हो सकता है ये सिर्फ लुइस को पता है। लुइस मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन कोई नहीं होता। बदकिस्मती से उस फॉरेस्ट के अंदर उन दोनों के अलावा कोई है ही नहीं। कई देर तक जेन भी ट्राई करते रही कि वो अपने हस्बैंड को बचा ले, बट लग रहा था कि वो भालू पूरा पागल हो चुका है। वो इन सभी के मांस को खाकर ही मानेगा। अच्छी चीज ये हुई कि थोड़ी ही देर में जेन के हाथ में वो स्प्रे आ गया था। स्प्रे को तुरंत ही उसने भालू की आंखों पर मार दिया, जिससे वो देख नहीं पा रहा था। काफी डर जाने के कारण अब भालू उसे छोड़ देता है और पीछे चला जाता है। लुइस बेचारा अभी भी बहुत चिल्ला रहा था क्योंकि उसके पैर की हालत बहुत बेकार थी। इतने खतरनाक हमले के कारण उसके पैर की हड्डियां तक टूट चुकी होती हैं। खून तो पानी जैसे गिर रहे थे, जैसे उसकी कोई लिमिट ही ना हो। अब इन्हीं चीजों की वजह से लुइस के बॉडी में से काफी ब्लड निकल गया था, तो उसे चक्कर आ रहे होते हैं। उसे तो अपना पैर फील ही नहीं हो रहा था कि वो उसके बॉडी में है भी कि नहीं। जेन लुइस को सांत्वना दे रही थी कि हम यहाँ से निकलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, बट लुइस को पता था कि अगर उसका इलाज समय पर नहीं किया गया तो वो मर जाएगा और अब इस भूल भुलैया वाली जगह से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है। और अगर वो खतरनाक भालू फिर उनके सामने आ गया तो वो बचेंगे कैसे? यही चीजें जेन और लुइस के दिमाग में घूम रही थी। जेन से जितना बन पड़ रहा था वो लुइस की मदद कर रही थी, पर यह ऑब्वियसली नॉर्मल चोट नहीं है। इतने भारी भरकम चोटों में तो कितने लोगों के पैर ही अलग हो जाते थे। लुइस इस समय थोड़ा सा तो लकी था, पर अब प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब वो भालू वापस से आया। उस भालू ने तो अब जमीन पर पड़े हुए लुइस का पैर ही पकड़ लिया और इस बार वो उसे खींचता हुआ लेकर चला गया। जेन तो चिल्लाने के सिवा कुछ भी नहीं कर पाती और भालू पूरी तरीके से लुइस पर टूट पड़ा था। थोड़ी देर तक तो लुइस के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लेकिन अगले ही मोमेंट में वो एकदम से बंद हो गई। जेन जो कि टेंट के अंदर बैठी हुई थी और अपने हस्बैंड को आवाज लगाती है। आखिरकार वो हिम्मत करके बाहर जैसे ही निकली तो एक चौंका देने वाली चीज सामने आई। पता चला कि उस भालू ने लुइस की बॉडी को मल्टीपल जगह पर काट लिया है और अब लुइस तो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा। यानी ये बात क्लियर थी कि लुइस अब मर चुका है। जेन को कुछ समझ नहीं रहा था कि आखिर वो इस कंडीशन में क्या करे, पर उसे इतना क्लियर था कि उसका हस्बैंड जा चुका है और वो कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए जेन ने हिम्मत जुटाई और आखिर नीचे गिरे हुए लुइस के रिंग को उठाकर वहां से भागने लगी। फिलहाल इतना पता था कि उसे अपनी जान बचानी है। जितना वो भालू से दूर जाएगी उतना ही उसकी लाइफ सेफ रहेगी। पर ये सारी चीजें ऐसी खतरनाक जगहों पर हमारे हिसाब से नहीं होती। अब इस खतरनाक कंडीशन में कभी हम फंस जाए और सामने की तरफ एक भालू हो जो हम पर अटैक करके खाने की कोशिश करने वाला है, तो सिंपल बात है कि बिल्कुल भी पैनिक होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। सबसे पहले तो हमें ये नोटिस करना होगा कि वो भालू कौन से टाइप का है। भालू मोस्टली 3 टाइप के होते हैं। पहले ब्राउन बियर जिनके शोल्डर पर हम्प निकला हुआ होता है और ऑब्वियसली उनका कलर ब्राउन होता है। दूसरा ब्लैक बियर जो साइज में थोड़े से छोटे होते हैं और उनके शोल्डर पर हम्प नहीं निकले होते। और लास्ट में आते हैं पोलर बियर जो आर्कटिक जोन में पाए जाते हैं। तो ऑब्वियस बात है कि ये फॉरेस्ट है तो पोलर बियर का तो कोई चांस ही नहीं। अब बियर के टाइप को इस तरीके से सेग्रीगेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है ये थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन अब जेन और लुइस के कंडीशन में देखकर ये साफ बताया जा सकता है कि वो एक ब्लैक बियर है। अब हमें यहाँ पता है कि वो ब्लैक बियर हमारी तरफ ही बढ़ रहा है, क्योंकि ये सही बात है कि उसे हमारी प्रेजेंस का पता चल गया है। लेकिन वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इस तरीके के जानवर को देखकर भागना नहीं चाहिए। बियर भी खतरनाक प्रेडेटर्स में से एक होते हैं जो अपने इंस्टिंक्ट पर काम करते हैं। अगर उनका शिकार डर कर भाग रहा है तो वो उन्हें तुरंत ही पकड़ कर खा जाएंगे। तो सिंपली आवाज नहीं करनी है और एक जगह पर खड़े रहना है। धीरे धीरे ये भी ट्राई करना है कि आप किसी पेड़ या फिर बड़े पत्थर के पीछे चले जाए, नहीं तो किसी भी ऊंचाई वाली जगह पर जाना भी सबसे अच्छा हो सकता था। पर एक शॉकिंग बात बता दूं कि ये भी श्योर नहीं है कि आप पेड़ पर बच पाओगे। ब्लैक बियर्स पेड़ पर चढ़ने में बहुत माहिर होते हैं। इस समय जेन के पास बियर स्प्रे था जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनसे बचने के लिए, लेकिन ये भी टेम्परेरी पर्पस के लिए होता है जिससे कि भालू थोड़ी देर तक तुमसे दूर जाएगा। फिर भी इन चीजों से काम नहीं बन रहा और भालू तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला है। तो एक तरीका है जो सालों से चलता आ रहा है। कई कहानियों में हमने ये देखा होगा कि भालू आने पर आप जमीन पर लेट जाइए और अपने आप को इस तरीके से दिखाइए कि आप मर चुके हो। पर एक
एक शॉकिंग बात बता दूं कि ये सारी तरकीब सिर्फ ब्राउन बियर के सामने काम आती है। ब्राउन बियर्स का दिमाग उतना अपडेटेड नहीं होता ब्लैक बियर से। ब्लैक बियर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो मरने की एक्टिंग ऑब्वियसली ब्राउन बियर के सामने कीजिए। यहाँ पर ब्लैक बियर आ चुका है तो ये तरकीब बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। हाथ में कुछ भी उठाइए और लगातार उससे मारते रहिए, क्योंकि जरा सी भी गलती आपकी जान ले सकती है। पर यहाँ फॉरेस्ट के अंदर जेन लगातार भागते ही जा रही थी, जो एक गलत डिसीजन होता है, क्योंकि हम यही समझेंगे कि भालू अपने बड़े साइज के कारण ज्यादा तेज चल नहीं सकते, पर उनकी भागने की रफ्तार एक्चुअल में 40 किलोमीटर आवर होती है, जो कि एक हॉर्स की स्पीड को भी मैच कर सकता था शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए। पर बेचारी जेन के पास वहां से दूर जाने का कुछ ऑप्शन भी नहीं होता। सामने अचानक कुछ पत्थर के आने की वजह से जेन का बैलेंस बिगड़ गया और वो बहुत बुरी तरीके से गिर गई। उसे तो सर पर चोट भी आई थी, बट कैसे भी करके वो उठती है और अपने हस्बैंड की दी गई रिंग को पहन लेती है। वो तो जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर ऑब्वियस बात है कि वहां पर कोई मदद के लिए नहीं है। जब थोड़ी देर बाद उसे भालू की गुर्राने की आवाज आने लगी तो वो फिर से खड़ी होती है और वहां से अपनी जान बचाकर दूर जाने लगती है। जैसे लग रहा था वो जितना भाग रही है भालू उसके पास आ गया है। वहां से निकलते हुए सीधा वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गई और वहीं पर थोड़ा रेस्ट करने लगी। उसके पूरे बॉडी पर इतने ज्यादा जख्म थे कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। देखते ही देखते जेन ने उस पेड़ के ऊपर पूरी रात गुजार ली और सुबह होने पर एक चमत्कार होता है। वहां पर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दे रही थी, इसीलिए अब जेन ट्राई करने लगी कि उस हेलीकॉप्टर की नजर उन पर पड़ जाए तो यहाँ से बचा जा सकता है। पर वो हेलीकॉप्टर काफी ऊपर था, जेन की आवाज उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी, तो वो उसे बचाएंगे कैसे। थोड़ी देर तक हेलीकॉप्टर हवर करता रहा और फिर बाद में वहां से चला जाता है। हताश हुई जेन नीचे आती है और ट्राई करती है कि यहाँ से बाहर निकलना होगा। उसे पास ही में पानी बहने की आवाज सुनाई दी तो वो चलते हुए वहां पर चली गई। ये पानी स्टिल नहीं होता बल्कि लगातार बह रहा था, यानी इसे पिया जा सकता है और ये ज्यादा हार्म भी नहीं करेगा। जेन ने तो उसे कंज्यूम किया और पास ही में कुछ बेरीज भी होते हैं जिसे वो खाने लगी। पूरे 3 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया होता है। अब वो उसे कंज्यूम करने में बिजी तो थी, पर पीछे से वही खतरनाक भालू उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये होती है कि जेन इस समय ज्यादा डर नहीं रही थी। उसे पता था कि उसे सिर्फ इस भालू से दूरी बनाकर रखनी है। जल्द से जल्द वो थोड़ी बेरीज अपने मुंह में डाल लेती है और वहां से फिर दूर जाने लगती है। भागते हुए वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां से नीचे का रास्ता बहुत ही गहरा था। उस जगह पर एक वाटरफॉल थी और कई सारे पत्थर होते हैं जिससे कि नीचे नहीं उतरा जा सकता। अब इस समय जेन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो समझ गई कि वो तो पत्थरों को पकड़कर उतर जाएगी, बट भालू वहां से नीचे गिर जाएगा। इसीलिए वो भालू को ट्रिक करने के लिए उसे आमंत्रण देने लगी कि वो यहाँ पर आ जाए। वो जोर जोर से चिल्लाती है और जब भालू पास में आ गया तो वो पत्थरों को पकड़कर नीचे उतरने लगी। जेन बड़े आराम से जा रही थी, क्योंकि वो सारे पत्थर बहुत ही फिसलनदार होते हैं। पर जिसका डर था वही हुआ। उसका हाथ छूट जाता है और जेन उतनी ऊंचाई से पानी के अंदर गिर गई। पानी में कई सारे पत्थर थे और उसका एक पैर तो उस पर लगकर टूट गया होता है। साफ साफ दिखाई दे रहा था कि जेन की पैर की हड्डी निकल गई है, बट वो इस समय इस तरीके से रुक नहीं सकती। जितना देर वो इस फॉरेस्ट में रहेगी उसकी जान को उतना ही खतरा होगा। इसीलिए अब जेन ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसे अपने पैर पर जोर से बांध दिया। ये एक टाइप के प्लास्टर का काम कर रहा था, जिससे उसके पैर पर ज्यादा जोर भी ना पड़े। उसी की मदद से वो धीरे धीरे पानी के बाहर निकलती है और दूर जाती है। देखते ही देखते अब वहाँ पर काफी रात हो गई थी। जेन अगर चाहती तो उस जगह पर रात बिता सकती थी, लेकिन उसके पास एक फ्लेयर होती है जिसे उसने जला लिया। यानी वो रात के समय में भी आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि उसे फॉरेस्ट से बाहर निकलना था। कई घंटों तक वो इस तरीके से भटकते ही रही और जब यहाँ सुबह हो जाती है तो उसकी हालत इतनी खराब थी, क्योंकि उसने ना ही तब से पानी पिया होता है और ना ही कुछ खाना खाया था। जेन के होठ सूख चुके थे और पैर एकदम से काम ही नहीं करते। फिर भी उसके मन में जो जिंदा रहने की चाह थी वही उसे आगे लेकर जाते रहती है। अब जेन की हालत इतनी खराब हो गई कि वो उसी जगह पर गिर गई थी। एक पेड़ के सहारे जब वो बैठी हुई होती है तो उसके सामने हलचल होती हुई दिखाई दी। लगा कि अब वो भालू वापस से आ गया है, पर चौंकाने वाली बात हुई कि सामने की तरफ एक हिरन मौजूद था। हिरन को देखकर जेन को एकदम सुकून मिलता है, क्योंकि जिस जगह पर हिरन और बाकी जानवर हो वहाँ पर ये सारे भालू नहीं आते थे। उनका मोस्टली टारगेटेड एरिया होता था फॉरेस्ट के डीपेस्ट पार्ट में। हिरन वहां से दूर जा रहा था तो जेन कैसे भी उसका पीछा करती है, क्योंकि इन सारे जानवरों को पता होता है कि पानी वाला इलाका कहाँ पर है। लकीली जेन का अंदाजा सही निकलता है और वो उस रिवर के पास आ गई, जिससे कुछ दिनों पहले वो और उसका हस्बैंड यहाँ फॉरेस्ट में आए थे। पानी के पास जाकर उसने अपनी राफ्ट निकाली और उसके अंदर बैठकर लगातार पैडलिंग करते हुए आगे बढ़ने लगी। जेन के अंदर देखकर लग रहा था कि हिम्मत बची नहीं है। कैसे वो अपने हाथों को हिला रही है वो उसे ही पता है। कई देर तक पानी में सफर तय करने के बाद वो बाहर तो निकली, पर उसके अंदर चलने की भी पावर नहीं बची थी। वो तो नीचे गिर जाती है और सिर्फ देखते रहती है। अब किनारे की तरफ हमें वही अनजान आदमी दिखाया गया जिसका नाम ब्रैट होता है। वो तो अपने कई सारे टूरिस्ट साथियों को गाइड कर रहा था,
पर जैसे ही ब्रैड की नजर जीन के ऊपर गई जो घायल होकर नीचे पड़ी हुई थी, तभी ब्रैड तुरंत ही उसकी तरफ भागता हुआ आने लगा जीन की मदद करने के लिए। जीन ये सब देख रही थी और सोचती है कि काश उसने ब्रैड को अपने साथ रख लिया होता। इस तरीके से ही हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और क्या आप कभी ऐसी कंडीशन में फंस चुके हो, और अगर फंस चुके होगे तो आपने सामना कैसे किया ये भी कमेंट में बता दो। मिलते हैं इस तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।